हाय एवरीवन। आप सबका करंट अफेयर्स में स्वागत है। आई होप आप सबको करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल लेक्चर पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आज के करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले कल का करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 28वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब था न्यू दिल्ली, भारत में। 2026 में इसका आयोजन होगा। अगला सवाल था, किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार का घोषणा किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की सीएम ने सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार की घोषणा की है। अगला सवाल था, हाल ही में खबरों में रहा ड्रैगन आर्क क्या है? इसका सही जवाब है पृथ्वी से लगभग 6.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर ये एक आकाशगंगा है। नेक्स्ट सवाल था, लंपी डिजीज से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, लंपी स्किन डिजीज एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन बी, यह रोग जानवर से मनुष्य में फैलता है। इसका सही जवाब था 4, न तो 1 न तो 2, क्योंकि ये मनुष्य में नहीं फैलता है। अगला सवाल था, माउंट इबू कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तरी मालुक्का, इंडोनेशिया में। हाल ही में यहाँ पे एरप्शन हुआ था, वोल्केनिक एरप्शन हुआ था। चलिए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन की गई जेट मोड सुरंग का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए, सोनमर्ग सुरंग। ऑप्शन बी, श्रीनगर सुरंग। ऑप्शन सी, लद्दाख सुरंग। या ऑप्शन डी, कंगन सुरंग। इसका सही जवाब हो जाएगा सोनमर्ग सुरंग। सोनमर्ग सुरंग इसका नया नाम रखा गया है जेट मोड सुरंग को उद्घाटन के दरमियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग में जेट मोड सुरंग का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब सोनमर्ग सुरंग रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि लद्दाख और कश्मीर के बीच सभी मौसम में संपर्क को सुधार करना। ये लोकेशन कहाँ है? ये 6.5 किलोमीटर लंबी जेट मोड सुरंग कश्मीर के गंदेरबल में 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो श्रीनगर और लेह राजमार्ग NH1 पर हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र को बाईपास करता है। इसे तजीवास ग्लेशियर के नीचे बनाया गया। इसका निर्माण कौन किया है? नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका महत्व क्या है कि जोजिला सुरंग के साथ मिलकर यह टनल श्रीनगर और लद्दाख के बीच मार्ग की दूरी 6 किलोमीटर कम की जाएगी। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल सुरंग है, जो इसकी लंबाई है 14.15 किलोमीटर। श्रीनगर में है। कारगिल और लेह के बीच में सभी मौसम में संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। इससे महत्व है कि सैन्य और नागरिक जरूरतों के लिए लद्दाख तक वर्ष भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान IMD की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1850 में। ऑप्शन बी 1875। ऑप्शन सी 1900 या ऑप्शन डी 1947 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1875 में। 1875 में 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का इसका स्थापना की गई थी। IMD की 150वीं वर्षगांठ 15 जनवरी 2025 को पूरा होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थानों में से एक, जो मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, भूकंप निगरानी, प्रदूषण ट्रैकिंग, जलवायु सेवाएं प्रदान करता है। चलिए देखते हैं IMD के बारे में, इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1785 में प्रथम वेधशाला का स्थापना कोलकाता में किया गया था। इसे ही बदलकर बाद में 1875 में इसकी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसके IMD की स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1944 में इसे कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, परिवर्तन किया गया। 1949 में आजादी के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना दिया गया। 2025 में इसे 150 वर्ष पूरा हो जाएगा 15 जनवरी को। इसका विकास देखते हैं। IMD ने 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों जैसे चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में स्थापना है, और सभी राजधानियों के राज्य के स्तरीय केंद्र का संचालन भी करता है। प्रत्येक राज्य की राजधानी में इसका एक स्थानीय केंद्र भी है। प्रमुख कार्य क्या है? IMD का मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने के मदद के लिए पूर्वानुमान करता है, जैसे मानसून, चक्रवात, भूकंप गतिविधियां, वायु गुणवत्ता, वायुमंडलीय प्रदूषण, आपदा की तैयारी, कृषि, जल प्रबंधन और वर्षा पर नजर रखता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए जय शाह। ऑप्शन बी देवजीत सेकिया। ऑप्शन सी आशीष शेलार। या ऑप्शन डी संजय नायक। इसका सही जवाब हो जाएगा देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव के रूप में चुना गया है। चलिए देखते हैं। हाल ही में 12 जनवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव के रूप में देवेश सेकिया और कोषाध्यक्ष के रूप में प्रभतेज सिंह भाटिया के विरोध रूप से चुना गया।
बीसीसीआई के बारे में देखते हैं, इसका इतिहास देखते हैं, यह कब गठन किया और ये कैसे काम करता है, इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट खेल का प्रमुख राष्ट्रीय शासी निकाय है। बीसीसीआई एक निजी संस्था है जो भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता और इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय से कोई अनुदान भी नहीं मिलता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को मद्रास अधिनियम 1860 के तहत की गई। फिर बाद में इसे तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पुनः पंजीकृत किया गया। बीसीसीआई 4 टीमों का प्रबंधन करती है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। पहला है पुरुष की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, महिलाओं की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, पुरुष की राष्ट्रीय अंडर 90s क्रिकेट टीम और महिलाओं की अंडर 90s क्रिकेट टीम। इसकी मुख्यालय चर्चगेट मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष है इसके रोजर बिन्नी, सीईओ है हेमंत अमीन और उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। हाल ही में चुने गए देवजीत सैकिया सचिव हुए। राष्ट्रीय पुरुष टीम के कोच हैं गौतम गंभीर और महिला टीम के कोच है अमोल मजुमदार। इसके बारे में हम देख लिए और इसका हम फैक्ट भी हम देख लिए। बीसीसीआई का स्थापना कब हुई, कैसे काम करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्पेस डॉकिंग क्या है। इसे देखते हैं कि हाल ही में न्यूज में क्या, ये क्यों न्यूज में रहा है बार बार। यह एक अंतरिक्ष यान को ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने की प्रक्रिया है। या ऑप्शन बी अंतरिक्ष यान के बीच अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हस्तांतरण करने का एक विधि है। या ऑप्शन सी ऑर्बिट में 2 अंतरिक्ष यान को जोड़ने की प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने की तकनीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अंतरिक्ष यान को जोड़ने की प्रक्रिया को ही कहते हैं स्पेस डॉकिंग। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। इसरो स्पेसएक्स डॉकिंग मिशन के तहत जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2 छोटे उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस जटिल ऑपरेशन में भारत का यह पहला प्रयास है। दोनों उपग्रहों को एक दूसरे के 3 मीटर के भीतर लाया गया है। हालांकि वास्तविक डॉकिंग में देरी का सामना करना पड़ रहा है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक दोनों उपग्रह आपस में नहीं जुड़ रहे, इसलिए इसरो ने फिलहाल इस मिशन को अभी अबॉर्ट कर दिया है इसे, क्योंकि इसे कुछ तकनीकी खराबी आ रही थी, इसलिए 3 मीटर के दूरी पे दोनों उपग्रह को अभी आखिरी बार इसका अपडेट मिला है, अभी तक इसे जोड़ा नहीं गया, इसीलिए ये मिशन कुछ दिन के लिए अबॉर्ट किया गया है। तकनीकी खराबी की वजह से, ग्लिचेज की वजह से अबॉर्ट किया गया है। अगर कुछ इस पे न्यूज आएगा अपडेट तो आपको हम इस वीडियो बना करके अपडेट देंगे। अगर ये मिशन सफल रहा तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के श्रेणी में आ जाएगा और डॉकिंग क्षमता रखने वाला चौथा देश बन जाएगा विश्व में। डॉकिंग को समझते हैं, डॉकिंग होता क्या है। ये डॉकिंग क्या है? डॉकिंग 2 अंतरिक्ष यानों को ऑर्बिट में एक साथ लाना होता है, 2 अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना होता है। यह ऑपरेशन मैनुअल या स्वायत्त रूप से किया जा सकता है, जिनमें कई अंतरिक्ष यानों को एक साथ काम करने की जरूरत होती है, जैसे अंतरिक्ष स्टेशन को जोड़ना या आपूर्ति और चालक दल को ले जाना। डॉक करने की क्षमता बड़े पेलोड को लॉन्च करने के लिए अनुमति देती है, जिन्हें एक ही रॉकेट में लॉन्च नहीं किया जा सकता है। इसलिए अलग अलग उपग्रहों को भेज करके अंतरिक्ष में इसे ऑर्बिट में इसे शायद जोड़ा जाता है। इसी को डॉकिंग कहते हैं, स्पेस डॉकिंग कहते हैं। इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले डॉकिंग कौन से देश किया था? सबसे पहला सफल डॉकिंग था 1966 में जेमिनी 8 यूएसए का था। उसके बाद 1967 में बिना चालक दल के डॉकिंग किया है सोवियत संघ। 2011 में शेनझोउ 8 अंतरिक्ष यान का डॉकिंग हुआ है, जो चीन के द्वारा किया गया था। अब तक सिर्फ 3 देश कर पाए हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापित करना और 2040 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना। उपग्रहों की सफल डॉकिंग इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। हिम कवच वर्दी किस संगठन ने विकसित किया है? हिम कवच वर्दी है यूनिफॉर्म किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, या ऑप्शन सी इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या ऑप्शन बी भेल भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका सही जवाब हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हिम कवच वर्दी का डेवलप किया है। डीआरडीओ ने सियाचिन और लद्दाख जैसे बेहद ठंडी इलाके में तैनात सैनिकों के लिए नई हिम कवच वर्दी लॉन्च की है। यह वर्दी 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में प्रभावी रूप से काम करेगा। इसे मॉड्यूलर डिजाइन में तैयार किया गया है। हिम कवच जो है वो पहले से अभी फिलहाल जो उपयोग किया जा रहा है ESWCS सिस्टम की तुलना में अधिक इंसुलेशन और ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे सैनिकों के लिए सियाचिन जैसे क्षेत्रों में काम करना आसान होगा और इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। सियाचिन के बारे में जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। ये जो ट्रायंगल एरिया टाइप का है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत पाकिस्तान का सीमा है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो जम्मू श्रीनगर को ये
सीमा साझा करता है। इसके ऊपर है ये शक्गाम वैली है। ये पाकिस्तान इस पे कब्जा किया, फिर बाद में ये चाइना को दे दिया। इंडिया का दावा है। ये एरिया है चाइना ऑक्युपाइड एरिया है। ये चाइना ऑक्युपाइड एरिया है। ये पूरा एरिया चाइना ऑक्युपाइड एरिया है। इसने चाइना कंट्रोल। ये पाकिस्तान, ये पूरा है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। ये सारा टोटल एरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है। सियाचिन के बारे में हम पढ़ते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है, जहां भारतीय सेना अत्यंत विषम प्राकृतिक परिस्थिति में भी तैनात रहते हैं। स्थान लद्दाख में है। ये भारत में काराकोरम पर्वतमाला का ये एक हिस्सा है, इसको याद रखेंगे। इसकी लंबाई कुल है 76 किलोमीटर। ये दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियर में से एक है। ऊंचाई है 5400 मीटर ऊंचा ये है। और इस यहाँ तापमान सर्दियों में -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस माइनस तक जाता है। ये महत्व की, इसकी सामरिक महत्वता आप देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के पास स्थित एक संवेदनशील क्षेत्र है। भारत ने इसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। यह काराकोरम दर्रे के निकट स्थित है, जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। भारतीय सैनिक यहाँ कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है। जर्मनी में लगभग 40 वर्षों में पहली बार किस बीमारी का प्रकोप देखा गया है? ऑप्शन ए बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज, ऑप्शन सी स्वाइन फीवर या ऑप्शन डी मैड काउ डिजीज। इसमें सही जवाब हो जाएगा फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी। एफएमडी ये 40 वर्षों में पहली बार जर्मनी में देखा गया है, वहां के पशुओं में। देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में जर्मनी में लगभग 40 वर्षों में फुट एंड माउथ डिजीज का पहला प्रकोप सामने आया। यह प्रकोप बर्लिन के पास भैंसों के झुंड में और स्थानीय कृषि और पशुधन के लिए चुनौती है। फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में देखते हैं ये क्या है, किस तरह का डिजीज है। फुट एंड माउथ डिजीज एफएमडी पशुओं के लिए गंभीर अत्यधिक संक्रामक वायरस रोग है, जिसका आर्थिक प्रभाव काफी अधिक है। यह रोग मवेशियों, भेड़ों, बकरियों और अन्य पशुओं को प्रभावित करता है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह पिकोनर्विडिडे परिवार के एफ्थोवायरस जीनस से संबंधित है। एफएमडी तब फैलता है जब संक्रमित जानवर वायरस को संवेदनशील जानवरों के साथ शारीरिक संपर्क में लाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार एफएमडी के कारण दूध और मांस के प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान हो सकता है। ये आर्थिक नुकसान है। भारत में पशुधन का क्षेत्र क्या है? भारत का पशुधन क्षेत्र विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। 2010-11 के दौरान पशुधन में जीडीपी में 4% और कृषि जीडीपी के उत्पाद में 26% का योगदान दिया है। भारत विश्व के दूध उत्पादन देशों में प्रथम स्थान पे है। भारत सरकार द्वारा पहल की गई कि एफएमडी कैसे नियंत्रण किया जाए। एफएमडी नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। वर्तमान में यह 13 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 351 जिलों को कवर करता है। वही कृषि मंत्रालय द्वारा पहल किया गया था। कृषि मंत्रालय पशुपालन विभाग ने 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एफएमडी मुक्त भारत का कार्यक्रम शुरू किया था, जो उन सभी राज्यों को कवर करने का कार्यक्रम था जो 6 माही टीकाकरण के अंतर्गत कवर नहीं किए गए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम डेली आपको करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। पिछला दिन का हम रिवीजन करेंगे और फिर नए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड स्टे फोकस, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।